Today I am going to explain class 8 subject SST History chapter 2 part 7. Student, in this video I am going to explain administrative organization during British period. In this headlines I am going to explain civil services, army, police, judicial organization, and at last I conclude all the chapter. So I am going to explain here. स्टूडेंट, मैं इसको आप लोगों को हिंदी में समझाना चाहता हूँ कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अंग्रेजों का, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस यहाँ स्टार्ट करवाया था भारत में। और ये सिविल सर्विस जो ICS जो था, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से स्टार्ट किया था, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो किसी न किसी तरीके से जो ट्रेडर्स थे उनके हेल्प के लिए था। और ट्रेडर्स उसके लिए एक सिस्टम बना के रखे थे जिसमें जो है सीनियरिटी के अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन दिया जाए और उनको जो है उसके अकॉर्डिंग पे किया जाए, ये सिस्टम बना के रखे थे। तो इसी तरह देखें तो जो ICS एग्ज़ाम था वो फर्स्ट ICS इंट्रेंस एग्ज़ाम, ये ICS इंट्रेंस एग्ज़ाम 1853 में स्टार्ट किया गया। और ये जो ICS एग्जामिनेशन था वो भारत में ना होकर के वो इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया और वहाँ जाकर के एग्ज़ाम देना पड़ता था। और वो भी एग्जामिनेशन सिस्टम जो था वो इंग्लिश में था, इंग्लिश सिस्टम था कि इंग्लिश में जो एग्जामिनेशन सिस्टम था वो इंग्लिश में एग्ज़ाम देना था वहाँ इंग्लैंड जा कर के। और बाद में वो जो है ये जो ICS का एग्ज़ाम है फिर इंडिया में आकर के होने लगा। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सबसे हाईएस्ट पोस्ट हुआ करता था। और प्रथम भारतीय जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके भाई थे, उन्होंने क्वालिफाई किया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने फर्स्ट ICS एग्ज़ाम जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है पास किया था। इसके बाद आर्मी की बात मैं करता हूँ। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो अंग्रेज थे उनकी आर्मी जो है वो कर्नाटिक वार जब हुआ था, जो कर्नाटिक वार हुआ था उसी दौरान इन्होंने जो है अपना आर्मी बनाना प्रारंभ कर दिया था, और इस तरह जो है उनके पास एक बड़ी सेना थी। वो क्या करते थे, भारतीय जो सैनिक के रूप में थे, भारतीयों को सैनिक के रूप में अपॉइंट करते थे और उनको सिपाही करते थे। जो भारतीय सैनिक थे जो उनके ब्रिटिश के लिए काम करते थे उनकी सेना में, वो सिपाही कहे जाते थे, सिपाही की भर्ती करते थे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, हाई पोस्ट ऑफिसर्स हुआ करते थे, वो जो है अंग्रेज हुआ करते थे। भारतीयों को जो है वो हाई पोस्ट नहीं देना चाहते थे। मैक्सिमम जो हाईएस्ट पोस्ट होता था इंडियन ऑफिसर्स का वो सूबेदार होते थे। मैक्सिमम सूबेदार के ऊपर का जो है पोस्ट भारतीयों को नहीं देते थे, केवल सिपाही हाईएस्ट पोस्ट जो था वो सूबेदार भारतीयों के लिए था। और इस तरह देखें तो 1815 तक जो अंग्रेज थे उनके पास लगभग 2 लाख सैनिक हो चुके थे। एक बड़ी सेना बन गई थी जो यहाँ ब्रिटिशर थे, उनकी लगभग जो है 2 लाख सोल्जर्स हो गए थे। इसके बाद पुलिस को मैं यहाँ डिफाइन करना चाहता हूँ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जो है यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही यहाँ लॉ और आर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉ आर्डर को मेंटेन करने के लिए सभी प्रांतों में फिर उसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस सिस्टम को बनाया था। और ये पुलिस सिस्टम जो था वो
डिस्ट्रिक्ट, थाना, विलेज और टाउन, इस सिस्टम से डिवाइड था। तो जो डिस्ट्रिक्ट था वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट जो था वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी के अंडर में होता था। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट होते थे कई थानों में डिवाइड होते थे। तो ये जो थाना हुआ करता था वो जो है दरोगा, वहाँ दरोगा रखे जाते थे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ जिसको कह सकते हैं, तो दरोगा रखे जाते थे। और जो है सभी थानों को में जो है कई गांव या कई टाउन आया करते थे, विलेजेस और टाउन आया करते थे। तो विलेज पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो चौकीदार के द्वारा किया जाता था, और जो टाउन पर किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो जो है कोतवाल के द्वारा किया जाता था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इसके बाद स्टूडेंट मैं आप लोगों को जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो एक तरीके से देखें तो भारत में जो जुडिशियल सिस्टम था वो पहले से देखें तो जो शास्त्र था हिंदुओं के शास्त्र के अनुसार किया जाता था, और जो मुस्लिम थे उनके शरीयत के अनुसार किया जाता था। शास्त्र और शरीयत के अनुसार किया जाता था। उसमें जो लिखा गया था, जो मापदंड बनाया गया था न्याय का, उसी के आधार पर यहाँ जुडिशरी सिस्टम चलता था। तो जो भारतीयों के बाद जो भारतीयों में न्याय की प्रथा थी उसी को अंग्रेजों ने भी इंक्लूड किया और इंडियन पैनल कोड बनाया 1837 में। और इस सिस्टम को और भी अच्छा बनाने के लिए शास्त्र और शरीयत को जो है के नियमों को फॉलो करते हुए और इस तरह सिविल इंडियन कोड एंड कोड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया, और इस तरह प्रोसीजर बनाया उसके द्वारा जो है ये जो है जुडिशरी सिस्टम उन्होंने फॉलो करना प्रारंभ किया। इसके बाद जो है 1774 में इन 1774 फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, जो कि कोलकाता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। वैसे देखें तो आगे चल करके जो है रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जैसे नियम कानून उन्होंने बनाए और कंपाइल करके जो है एक तरीके से इनके शास्त्र और शरीयत के नियमों को कंपाइल करके जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इन सबको ये फॉलो करना इन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन ये जो सिस्टम था वो दो तरीके से बनाया गया था। न्याय का जो सिस्टम था वो भारतीयों के लिए कुछ और बनाए थे वो लोग, और जो अंग्रेज थे उनके लिए और। जब कहीं न्याय की व्यवस्था होती थी तो जहाँ बात होता था अंग्रेज़ों का, वहाँ कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के लिए कुछ रियायतें दे दी जाती थी, फ्लेक्सिबिलिटी कर दी जाती थी, जबकि जो भारतीय थे उनके साथ जो है रूड बिहेव किया जाता था और कठोर मापदंड अपनाया जाता था न्याय के लिए। और यूरोपियों के लिए जो है एक अलग ही व्यवस्था हुआ करता था। और इस तरह देखें तो आगे चल कर के जो लॉ मेकिंग था, लॉ मेकिंग का पावर हुआ करता था, वो लॉ मेकिंग का पावर गवर्नर जनरल को दे दिया गया। पूरी तरीके से गवर्नर जनरल को 1833 में दे दिया जाता है। इस तरह क्या है, पूरा जो गवर्नर सिस्टम था, गवर्नेंस सिस्टम था, कहीं न कहीं फिर से अंग्रेज़ों के हाथ में हो गया और अंग्रेज़ों द्वारा जो नियम कानून बनाया जाता था, गवर्नर जनरल के द्वारा जो नियम कानून बनाया जाता था, वही भारतीयों के द्वारा भी वो फॉलो किया जाने लगा। कहने का मतलब कि सारा सिस्टम बनाने के बाद भी कहीं न कहीं भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो जो है अंग्रेज़ों के इर्द गिर्द ही चलता रहा। अंत में मैं कंक्लूज़न करना चाहूँगा कि एक तरीके से देखें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज सभी यहाँ जो है एक तरीके से कहें तो व्यापार करने के उद्देश्य से व्यापारी बनके भारत में आए। लेकिन ये जो व्यापारी थे भारत में आने के बाद उनका सिस्टम चेंज हो गया। सभी चाहते थे कि भारत को अपनी कॉलोनी बना लें, जिसमें सबसे शक्तिशाली अंग्रेज रहे और सभी को यहाँ से उन्होंने भगा दिया। और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिवाइड एंड रूल
को फॉलो करते हुए यहाँ के जो प्रोविंसेस थे आपस में लड़ा कर टकरा करके किसी तरीके से उनको तोड़ते हुए और पूरे भारत पर शासन करने लगी। यहाँ तक कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल पार्ट को देखें तो लगभग 63% सब कॉन्टिनेंटल पार्ट जो था वो भारतीयों का, वो अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ शासन किया जाता था। और पूरे पॉपुलेशन का देखें तो लगभग 78% जो पॉपुलेशन था वो अंग्रेज़ों के द्वारा शासन किया जाता था भारतीयों पर। तो एक बड़ी संख्या हो गई, और जो एक ट्रेडर यहाँ आकर के ट्रेड करने के लिए आया था वो भारतीयों पर शासन करने लगा और उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया। तो इसी के साथ आज का भी ये जो है चैप्टर या आज का जो वीडियो है इसी तरह यहाँ कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर भी इसी तरह कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है आज के बाद आप बैठ कर के पहले एक बार अपने से एक्सरसाइज पेंसिल से फिलअप कर लें, फिर नेक्स्ट डे मैं इसका सलूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी स्टूडेंट मैं तो एक्सरसाइज में नहीं लिख करके प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग उसको ढूंढ करके लिखें। जैसे हम लोगों के एग्ज़ाम होता था तो फंडामेंटल एग्ज़ाम्स होते थे तो हम लोग MCQ टाइप का क्वेश्चन दिया करते थे। तो संभवतः ये है कि आने वाले जो भी टेस्ट होंगे एक चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो MCQ टाइप के ही क्वेश्चन हुआ करेंगे। तो हम लोग जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करा देंगे वो तो राइट ही कर लेना है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं उनको जो है आप लोग अंडरलाइन करते चलिए, अंडरलाइन करते चलेंगे तो क्या है, आने वाले दिनों में आपको कहीं न कहीं अगर वन वर्ड आंसर या कह लें तो किसी भी तरीके से MCQ टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके बुक में अवेलेबल होंगे। पढ़ने के बाद उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करके नोट कर लें, जो कि आपके टेस्ट में हेल्प करेगा। और जैसा मैंने बताया कि एक्सरसाइज को फील करके पेंसिल से रखिए, जब मैं उसको प्रोवाइड कराता हूँ तो उसको आप देख करके उसमें करेक्शन कर लें। इससे ये पता चलेगा कि आपने इस ऑनलाइन क्लासेस में कितना स्टडी किया, कितना आपने नॉलेज को गेन किया। इसलिए आप लोगों को अपने से सेल्फ असेसमेंट करने के लिए इस तरीके का जो है तरीका अपनाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा हाइलाइटर से हाईलाइट करते रहिए और उसको जो है एक नोटबुक बना करके या उसी नोटबुक में जो है जो भी 20-30 क्वेश्चंस MCQ की तरह मिल जाता है उसको नोट करके रखें, जो कि आपके टेस्ट में आपका हेल्प करेगा। इसी तरह आज का ये वीडियो और ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट डे मैं आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज करवाऊँगा। दैट्स ऑल।